इस बार थोड़ा उल्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अतिथि चक्र, इसमें क्या क्या आता है? आगमन पूर्व अवस्था है, फिर एक आगमन है, फिर एक कमरे पर आधिपत्य है और एक प्रस्थान है। फिर उसके बाद आता है आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग। तो एक तो प्रमुख कार्यालय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो होटल का केंद्र बिंदु होता है। फिर एक गृह व्यवस्था विभाग, तो जो गृह की जो घर होता है उसकी व्यवस्था करते हैं, वो विभाग होता है। फिर एक होता है खाद्य और पेय पदार्थ का विभाग, और एक है सहायक सेवा के विभाग। तो चार है प्रमुख कार्यालय, फिर गृह व्यवस्था का विभाग, खाद्य तथा पेय विभाग और सहायक सेवा विभाग। फिर आतिथ्य प्रबंधन होता क्या है? तो ये क्या है? प्रक्रिया, सिद्धांत और एक और चीज होती है, क्या है? एक सेकंड। प्रक्रिया, सिद्धांत और तकनीकों का योग है जो आतिथ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। कैसे? दक्षता और प्रभावशीलता के साथ, ठीक है। तो यही है। फिर उसके बाद क्या है? डिफरेंट टाइप के पर्यटन। तो पर्यटन के प्रकार में एक तो मनोरंजन के पर्यटन, फिर सांस्कृतिक पर्यटन, फिर है पारिस्थितिक पर्यटन, फिर है साहसिक और जीवट पर्यंत पर्यटन, ठीक है। फिर एक है मानव जातीय या फिर ग्रामीण पर्यटन, फिर धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा व स्वास्थ्य संवर्धन का पर्यटन, फिर विवाह पर्यटन, और एक होता है वन्य जीव पर्यटन, ठीक है। फिर आते हैं लीपर मॉडल के घटक हैं। तो उसने बताए थे तीन क्षेत्र होते हैं। तो एक जननिकी क्षेत्र होता है, एक होता है गंतव्य क्षेत्र और एक संक्रमण क्षेत्र। तो तीन क्षेत्र कौन से? जननिक क्षेत्र, जननिक क्षेत्र होता है, गंतव्य क्षेत्र होता है और संक्रमण क्षेत्र होता है। फिर नील लीपर ने जो मॉडल दिया था, तो उसने बोला था 5 परस्पर संबंध घटक वाले तंत्र के रूप में पर्यटन को डिफाइन किया है। तो इसने बोला था 5 परस्पर संबंध घटक वाले तंत्र के रूप में पर्यटन को बताया है। और इसने 5 घटक बताए, जैसे एक तो मानवीय घटक, एक औद्योगिक यानी कि पर्यटन उद्योग का घटक, औद्योगिक घटक, फिर जिसमें भौगोलिक घटक तीसरा, चौथा है कौन सा? प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटक, फिर एक है यात्रा की प्रेरणा। तो ये है। तो मानवीय घटक, औद्योगिक घटक, भौगोलिक घटक, फिर प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटक, फिर है यात्रा की प्रेरणा। फिर अगला है पर्यटक उत्पादों का वर्गीकरण। तो 4 प्रकार के होते हैं: संरक्षित पर्यटन उत्पाद, संरक्षित पर्यटन उत्पाद, फिर विशेष पहचान उत्पाद, फिर है पर्यटन उत्प्रेरक उत्पाद, फिर है स्थानीय सुविधा। तो कौन कौन से हैं उत्पाद पर्यटक के? संरक्षित पर्यटन उत्पाद, विशेष पहचान उत्पाद, पर्यटन उत्प्रेरक उत्पाद और एक स्थानीय सुविधा। फिर पर्यटन प्रबंध के घटक कौन कौन से हैं? तो 5 है ये भी। एक तो है अट्रैक्शन यानी आकर्षण, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी यानी कि सुगम्यता, और एक है अकोमोडेशन यानी ठहरने का स्थान, फिर एक है एमिनिटीज सुविधा, और एक है गतिविधियां एक्टिविटीज। फिर अपन ने देखा था पर्यटन और देशाटन और तीर्थाटन। तो पर्यटन, देशाटन, तीर्थाटन। फिर पर्यटन प्रबंध। तो पर्यटन प्रबंध क्या है? ये तकनीक, सिद्धांत और प्रक्रिया, उन तीनों का वो ये समूह है जो क्या करता है, तीनों का योग है। किनका? सिद्धांतों का, तकनीकों का और प्रक्रियाओं का योग है, जिसके अंतर्गत पर्यटकों से संबंधित सेवा, जैसे परिवहन, होटल, भोजन, परिवहन हो गया, होटल, भोजन, पर्यटक स्थल की उपलब्धता, कार्य कुशलता और प्रभावशीलता से उपलब्ध करवाना होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं वेलनेस। वेलनेस के प्रकार अपन ने देखे थे। तो शारीरिक आयाम होता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिर सामाजिक वेलनेस, तो शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस, पर्यटन पर्यावरण वेलनेस, वित्तीय वेलनेस, आध्यात्मिक वेलनेस और भावनात्मक वेलनेस और बौद्धिक वेलनेस। फिर वेलनेस के मुख्य तत्व और ये सब तो हटाते हैं। फिर वेलनेस क्या है? तो न केवल रोग या दुर्बलता का अभाव है, बल्कि यह सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति है। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक व भावनात्मक आयामों को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। फिर हेल्थ केयर प्रबंध के प्रकार देखे थे अपन ने। तो इसमें थे एक तो अस्पताल प्रबंध, स्वास्थ्य नीति और प्रशासन, फार्मास्यूटिकल प्रबंध, स्वास्थ्य बीमा प्रबंध, डिजिटल हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन और रोगी का प्रबंध, ठीक है। ये हो गए। फिर हेल्थ केयर प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य अपन ने देख चुके हैं, इनको हटाते हैं। फिर हेल्थ केयर प्रबंध क्या है? तो वही है तकनीक, क्रियाओं
और एक चीज क्या होती है, हमेशा मैं भूल जाता हूँ, सिद्धांत। तकनीक, क्रिया और सिद्धांत बस वही है, क्या है ये, का योग है, जिसके अंतर्गत अपन ये चिकित्सा संगठन की सेवाएं जैसे अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र आदि का प्रभावी संचालन और प्रबंधन किया जाता है, ताकि स्वास्थ्य गतिविधियां कार्य कुशलता और प्रभावशीलता से उपलब्ध करवा सकें। ठीक है। फिर शैक्षणिक प्रबंध आता है। ठीक है। तो वो तीन मूल तत्व होते हैं इसके, एक तो आदान, फिर एक होता है प्रक्रिया और एक है प्रदान। फिर अपन ने देखा था इसके घटक। तो घटक में आते हैं योजना, संगठन, नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण व मूल्यांकन। तो योजना, संगठन, नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण व मूल्यांकन। और इसके तत्व होते हैं भौतिक, मानवीय, वित्तीय और सैद्धांतिक। ठीक है। फिर अपन ने देखा था शैक्षिक प्रबंध में क्या है। तो ये शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का कार्य कुशलता और प्रभावशीलता से उपयोग करना है। फिर अपन ने देखे थे सेवाओं के प्रकार। तो सेवा होती है तीन प्रकार की, एक तो व्यावसायिक सेवाएं, एक व्यक्तिगत सेवाएं और एक होती है सामाजिक सेवाएं। फिर अपन ने देखा थे सेवा की विशेषताएं। तो सेवा की विशेषताएं पांच आधारभूत विशेषताएं देखी थी अपन ने। एक तो अमूर्तता होती है, असंगतता होती है, फिर अभिन्नता होती है, इन्वेंट्री संभव नहीं है और संबंधितता होती है। तो क्या है, अमूर्तता, असंगतता, अभिन्नता। ठीक है। और इन्वेंट्री संभव नहीं है और संबंधितता। ठीक है। तो ये चीजें अपन ने देखी थी। फिर है इसमें सेवा क्या है। तो अमूर्त उत्पाद है जो अनिवार्य रूप से लेन देन है, जिसका अनिवार्य रूप से एक लेन देन है और इसका कुछ प्रतिफल के बदले खरीदार से विक्रेता को हस्तांतरित किया जाता है। फिर सेवाएं और वस्तुएं, इनमें अंतर देखे थे तो इनको तो हटाते हैं। फिर कार्य निष्पादन मूल्यांकन की चुनौतियां। तो निर्णय त्रुटियां होती हैं, उदारता प्रभाव होता है, हेलो इफेक्ट होता है। ठीक है। फिर रेटर प्रभाव होता है और स्टीरियोटाइपिंग होता है। तो कौन कौन से हैं? निर्णय त्रुटियां, उदारता प्रभाव, हेलो इफेक्ट, रेटर प्रभाव और स्टीरियोटाइपिंग। फिर है अपन ने देखे थे क्या, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के मुख्य घटक। तो लक्ष्य निर्धारण, फिर नियमित फीडबैक, स्वयं मूल्यांकन, फिर 360 फीडबैक, विकास योजनाएं, उपलब्धियों की मान्यता, प्रदर्शन रेटिंग, 720 डिग्री फीडबैक, दस्तावेजीकरण, प्रदर्शन साक्षात्कार और उद्देश्यों को संरेखित करना। फिर अपन ने आगे देखा था क्या, कार्य निष्पादन मूल्यांकन। तो ये क्या है, तो अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी थी यहाँ पे, कहाँ पे, कार्य निष्पादन मूल्यांकन। तो इसका क्या है ये, इसमें संगठन द्वारा अपेक्षित निष्पादन लक्ष्य हैं और कर्मचारी या कार्मिक की निष्पादन क्षमता है। तो अपेक्षित निष्पादन लक्ष्य है, फिर कार्मिक की निष्पादन क्षमता और वास्तविक कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। फिर अपन ने देखी थी कि विकास क्या है। तो विकास है ये न केवल उन क्रियाओं को सम्मिलित करता है जो कार्य के निष्पादन में सुधार लाती है, परंतु उनको भी जो व्यक्तित्व का विकास करें, परिपक्वता तथा अपने संभावित कौशल के अर्जन में भी सहायता करें। तो व्यक्तित्व का विकास करें, परिपक्वता तथा संभावित कौशल के अर्जन में भी सहायक है, ताकि न केवल अच्छे कार्मिक बन सके बल्कि बेहतर पुरुष और महिला भी बन सके। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो प्रशिक्षण क्या है, ये ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों की कौशल, क्षमता, योग्यता और को बढ़ाया जाता है, जिससे वे अपने विशिष्ट कार्यों को बेहतर निष्पादन कर सकें। फिर कर्मचारियों की विकास अपन ने देख लिया है, तो डेफिनेशन तो। फिर कर्मचारियों को लाभ और संगठन को लाभ, इसको हटाते हैं। फिर आते हैं अपन, प्रशिक्षण के दो प्रकार होते हैं। तो कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण यहाँ पे स्वयं काम करके सीखता है। ये होते हैं चार तरीके के। एक प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप, फिर कार्य बदलाव यानी जॉब रोटेशन, फिर है इंटर्नशिप यानी इंटर्नशिप, और एक होता है ओरिएंटेशन। फिर कार्य से परे प्रशिक्षण में कार्य करने से पहले सीखते हैं, जिसमें व्याख्यान या सम्मेलन होता है। फिर होते हैं चलचित्र, फिर एक होता है समस्यात्मक अध्ययन यानी केस स्टडी, फिर एक होता है कंप्यूटर प्रतिमान और एक होता है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। फिर प्रशिक्षण क्या है, तो प्रशिक्षण अपन ने देखा ही था क्या है। फिर आगे चलते हैं अपन, प्रशिक्षण और विकास में संबंध क्या है, तो इसको हटाते हैं। एक है नियुक्ति प्रक्रिया के चरण क्या है। तो पहले मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करते हैं, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, फिर वृद्धि करते हैं, आवेदकों में से चयन लेते हैं, अनु उनका फिर अभिविन्यास कराते हैं, फिर अनुस्थापन कराते हैं, स्थापन। ठीक है। और प्रशिक्षण तथा विकास करते हैं उनका।
फिर 5 स्टेज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के कौन-कौन से हैं? तो संघर्ष की पहचान करते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं, फिर समाधान के लिए विकल्प तैयार करते हैं, ठीक है? समाधान का कार्यान्वयन करते हैं और समाधान का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है? तो संघर्ष की पहचान, समस्या का विश्लेषण, समाधान के विकल्प तैयार करते हैं, समाधान का कार्यान्वयन करते हैं और समाधान का मूल्यांकन। फिर है सिनेप्टिक्स समस्या। तो इसमें क्या है, एक दृष्टिकोण है जो अक्सर विविध अनुभव और कौशल वाले व्यक्तियों के छोटे समूहों के बीच रचनात्मक सोच विकसित करने पर केंद्रित होता है। तो उनमें क्या है, रचनात्मक सोच विकसित करते हैं, सीधी बात तो ये है। फिर अपन ने देखे थे संघर्ष प्रबंधन की शैलियाँ। तो ये किसने दी, थॉमस ने और रॉल्फ ने दी थी। थॉमस और रॉल्फ ने। इसने पहला तो समायोजित संघर्ष प्रबंधन शैली थी। तो समायोजित संघर्ष प्रबंधन शैली। फिर दूसरी है टालने की प्रबंध। तो पहली है अकोमोडेटिंग यानी समायोजित, दूसरी है अवॉइडिंग यानी टालने की, फिर तीसरी है सहयोग यानी कोलैबोरेटिंग सहयोगी, फिर है प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपीटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, समझौतावादी इसमें कंप्रोमाइजिंग। तो ये हैं 5 तरीके की संघर्ष प्रबंधन शैलियाँ। फिर समाप्ति की तकनीक है जिसमें उचित संप्रेषण, संगठन के बाहर के व्यक्ति का सहयोग, संरचना में बदलाव, साधनों को बढ़ाना, सदस्यों के मध्य उचित समझौता और सामान्य हित की बातों को उभारना। फिर संघर्ष दूर करने की मैरी पार्कर फॉलेट का सुझाव क्या था? तो उसने पहले एक तो वर्चस्व का बताया था, फिर समझौता बताया था और एक बताया था एकीकरण। तो वर्चस्व, समझौता और एकीकरण। फिर मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहती है संघर्ष को? तो ये कहती है संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है और इसमें संघर्ष उत्पन्न होंगे ही, पर संघर्ष ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। फिर संघर्ष के संबंध में विचार जो परंपरागत है वो तो कहते हैं ये हानिकारक है, फिर मानवीय वाले कहते हैं ये प्राकृतिक है और होते ही हैं, और अंतःक्रियावादी वाले कहते हैं संगठन की दक्षता बढ़ाने के लिए जरूरी है। फिर संघर्ष क्या है? तो क्या है, अलग अलग रुचियां, मूल्य, विश्वास, मत के कारण दो या दो से अधिक लोग या समूह या संगठन के बीच उत्पन्न असहमति या विरोध की स्थिति संघर्ष है, ठीक है? तो ये हो गया। फिर अपन देखते हैं अपनी जो समय प्रबंधन है, तो उसमें अलग अलग क्या है, प्रमुख सिद्धांत है। तो पहले एक तो नॉर्मल वाले में तो लक्ष्य निर्धारण करना, कार्य को प्राथमिकता देना, एक समय सीमा निर्धारित करना, एक शेड्यूल बनाना, फिर मल्टीटास्किंग से बचना, विकर्षण को कम करना, ब्रेक लेना, ना कहना सीखना। फिर प्राथमिक निर्धारण सिद्धांत है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अपन को 20% कार्यों की पहचान करना सबसे आवश्यक है। फिर एक है आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कुछ तत्कालिक होते हैं। तो इसने 4 श्रेणियों में बांटा है। एक तो महत्वपूर्ण और तत्कालिक कार्य, फिर एक महत्वपूर्ण लेकिन गैर तत्कालिक, एक है तात्कालिक लेकिन गैर महत्वपूर्ण, और एक है ना तो तात्कालिक और ना ही महत्वपूर्ण। फिर अपन आगे चलते हैं, तो इसमें एक अपन ने देखा था पार्किंसन का नियम। पार्किंसन का नियम क्या है कि कोई भी कार्य उतने ही समय में पूरा होगा जितना उसे समय दिया जाए। फिर एक है पोमोडोरो तकनीक। तो कार्य को छोटे छोटे अंतराल में बांटा जाए, ठीक है, ध्यान भंग होने की संभावना कम है। फिर समय अवरोधन। तो ये कहता है पूरे दिन को अलग अलग कार्यों के लिए ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है। फिर टू डू लिस्ट। तो ये कहता है दिन भर के कार्यों की सूची बनाना। फिर है बैच प्रोसेसिंग। तो ये कहता है एक ही प्रकार के कार्य को एक साथ करने से समय और ऊर्जा बचती है। फिर 2 मिनट का नियम। यदि कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें, ठीक है। और एक है ऑटोमेशन। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बार बार होने वाले कार्यों को स्वचालित करना। फिर अपन आगे चलते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट है दक्षता और प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट गतिविधियों पे खर्च किए गए समय की योजना बनाना और सचेत नियंत्रण करना, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। तो दक्षता, प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट गतिविधियों पे समय की योजना बनाने और सचेत निर्णय करने की प्रक्रिया है। फिर ये भविष्य लक्ष्य प्रक्रिया है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो टीम के प्रकार एक तो समस्या समाधान टीम होती है, ठीक है। फिर एक होती है स्व प्रबंधित टीम होती है और एक होती है कार्यात्मक टीम, ठीक है। फिर अपन ने देखा था प्रभावी टीम निर्माण की आवश्यक शर्तें। तो संचार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, समस्या समाधान होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, नेतृत्व होनी चाहिए
और व्यक्तिगत हितों की जगह टीम के हितों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और सौंपे गए कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल या योग्यता होनी चाहिए। तो संचार, विश्वास, सहयोग, फिर समस्या समाधान, प्रेरणा, नेतृत्व, फिर टीम हितों को अधिक महत्व और आवश्यक कौशल या योग्यता। फिर टीम निर्माण की प्रक्रिया, तो ये तो ठीक है कि पहले अपन पहचान करते हैं, फिर उद्देश्य परिभाषित करते हैं, सदस्यों का चयन करते हैं, फिर गतिविधियों का प्रारूप तैयार तैयार करके सदस्यों की भूमिका निर्धारित करते हैं, फिर सामर्थ्य की पहचान करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, प्रयासों को देख-रेख करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। फिर टीम क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कौशल, पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को एक समान लक्ष्य की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम कराने के लिए एक साथ लाना। फिर मार्स मॉडल क्या है? मार्स मॉडल क्या है? एक तो मोटिवेशन, जिसमें प्रेरणा, फिर ए से क्या होता है? एबिलिटी यानी क्षमता, फिर आर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी भूमिका धारणा और एस होता है कौन सा? सिचुएशनल फैक्टर यानी स्थिति जन्य कारक। फिर व्यक्तिगत व्यवहार का मार्स मॉडल, तो ये किसने दिया था? एमसी शेन और वॉन ग्लिननाउ ने, ठीक है। फिर बायर विरे मॉडल होता है, तो विरे मॉडल क्या है? विक्टर ब्रूम के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपेक्षाओं और परिणामों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको 3 घटकों में बांट सकते हैं, अपेक्षा, उपकरण और मूल्य। तो व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपेक्षाओं और परिणामों पर निर्भर करता है, 3 घटकों पर आधारित है, अपेक्षा क्या है, उपकरण क्या है और मूल्य क्या है। फिर व्यक्तिगत कार्यस्थल मॉडल, तो ये बताता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व की विशेषताएं उसके काम के से कितना मेल खाती हैं। वो तो सीधी बात है, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं उसके काम से कितना मेल खाती हैं, बस ये बताता है व्यक्तित्व कार्यस्थल मॉडल। फिर एक है कौन सा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, तो ये कहता है व्यक्ति का व्यवहार भारी स्टिमुलाई यानी कि उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है। फिर ये एक है लुईन का व्यवहार समीकरण, तो लुईन का व्यवहार समीकरण कहता है कि व्यक्तिगत विशेषताओं और भारी परिस्थितियां दोनों से प्रभावित होता है। फिर योजनाबद्ध व्यवहार, तो ये व्यक्ति की मानसिकता होती है एक तो किसी कार्य के प्रति, फिर सामाजिक प्रभाव होता है और नियंत्रण की भावना होती है। फिर त्रि आवश्यकताओं का सिद्धांत यानी मैकलेलैंड का, तो ये कहता है सफलता की ज़रूरत होती है पहले तो, ठीक है? फिर संबंधों की ज़रूरत होती है और शक्ति की ज़रूरत होती है। तो 3 आवश्यकताएँ होती हैं, सफलता की ज़रूरत, संबंधों की ज़रूरत और शक्ति की ज़रूरत। फिर एबीसी मॉडल, तो ये कहता है पहले एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती कुछ होते हैं, फिर व्यवहार होता है और परिणाम होता है। तो 3 चरणों में समझा जा सकता है व्यवहार को। तो एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती परिस्थितियाँ, संकेत जो व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। फिर व्यवहार आता है, फिर परिणाम आते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार के मॉडल, तो ये तो तार्किक मानव होता है, एक सामाजिक होता है, एक सांगठनिक मानव होता है और एक होता है स्व पहचान मानक, ठीक। स्व पहचान मानव और एक होता है जटिल मानव। तो तार्किक, सामाजिक, सांगठनिक, स्व पहचान मानव और जटिल मानव। फिर व्यक्तिगत व्यवहार, तो किसी विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा जो प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर दिया जाता है वही व्यक्तिगत व्यवहार है, ठीक है। फिर है अपन आगे चलें, समूह को प्रभावित करने वाले कारक नेतृत्व शैली है, संचार, लक्ष्य, उद्देश्य है, समूह का आकार क्या है, मानदंड क्या है, निश्चित भूमिका। फिर समूह चिंतन क्या है, तो ये इवरिन जेनिस ने कहा था एक ऐसा पराक्रम जिसमें समूह सर्वसम्मति का ध्यान रखता है। समूह का एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें समूह सर्वसम्मति का ध्यान रखता है, कोई असहमति व्यक्त नहीं करता चाहे वह असहमति क्यों ना हो, क्योंकि मैं मानता है इसमें समूह की शक्ति लोकप्रियता कम हो जाएगी। और समूह दबाव क्या है, प्रत्येक सदस्य अपने ऊपर एक दबाव महसूस करता है जो समूह के साथ अंतर क्रिया के कारण होता है। फिर समूह व्यवहार के प्रकार होते हैं, सकारात्मक समूह व्यवहार और नकारात्मक। फिर समूह संरचना के महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो समूह का नेतृत्व कैसा है, सामूहिकता या मिलाप संगतता कैसी है, पारस्परिक प्रभाव क्या है, सामाजिक मानदंड, फिर सदस्य अभिप्रेरणा और भूमिका और जिम्मेदारी। तो समूह नेतृत्व, सामूहिक संगतता या मिलाप, फिर पारस्परिक प्रभाव, सामाजिक मानदंड, सदस्य अभिप्रेरणा, भूमिका और जिम्मेदारी। फिर समूह व्यवहार क्या है, यह उन कार्य, विचार, दृष्टिकोणों से है जो लोग एक समूह के सदस्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो समूह व्यवहार से तात्पर्य कार्य, विचार और दृष्टिकोणों से है। ये कुछ कार्य हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं
जो लोग एक समूह के सदस्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बस यही है। फिर आगे चलें, समूह गठन के सिद्धांत क्या हैं? तो प्रवृत्ति सिद्धांत यानी निकटता थ्योरी। तो ये कहते हैं कोई स्थान, भौगोलिक, जातीयता निकटता के कारण समूह बनाते हैं। ठीक है। फिर सामाजिक विनियमन सिद्धांत, सोशल एक्शन थ्योरी। तो ये कहता है यदि कोई समूह व्यक्ति को अधिक लाभ देता है तो वह उसमें बना रहता है, सामाजिक विनियम सिद्धांत। फिर एक है बैलेंस थ्योरी। तो ये कहता है समान दृष्टिकोण और मूल्य वाले लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। फिर सामाजिक आलस्य सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि जब लोग समूह में होते हैं तो कुछ सदस्य व्यक्तिगत प्रयास कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत को अलग से नहीं आंका जा सकता। और एक है सामाजिक अनुकूलन सिद्धांत। तो ये बताता है कि व्यक्ति समूह में होते हैं तो कुछ कार्य को बेहतर तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। फिर अपन चलते हैं ग्रुप के प्रकार। तो औपचारिक समूह होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। फिर औपचारिक में भी कमांड होते हैं, टास्क ग्रुप होते हैं और एक समिति होती है। और जो अनौपचारिक में होती है एक मित्र मंडली, रुचि समूह, एक होती है संदर्भ समूह, फिर एक होता है सदस्यता समूह। ठीक है, तो मित्र मंडली, रुचि समूह, सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। फिर अपन आगे चलते हैं, तो समूह प्रक्रिया। तो इसमें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग आता है। तो उत्पन्नता, फिर तीव्रता, फिर सहजता। तो उत्पन्नता, तीव्रता, सहजता, कार्य निष्पादन और स्थगन, ये हैं इसके चरण। कौन कौन से? उत्पन्नता, तीव्रता, सहजता, कार्य निष्पादन और स्थगन। और किसने दिया था? टकमैन और स्टेफन ने। टकमैन और स्टेफन ने। फिर समूह क्या है? तो संगठन, कंपनी के सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो समूह कहलाते हैं। फिर चार प्रकार के व्यक्ति, चार प्रकार के होते हैं विद्वानों के मत अनुसार। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी, फिर एक व्यक्तिवादी, एक सहयोगी और एक समता मूलक। ठीक है, तो समूह के अंदर चार प्रकार के लोग होते हैं, एक तो प्रतियोगी, एक व्यक्तिवादी, सहयोगी और समता मूलक। फिर अपन देखते हैं क्या? नेतृत्व। तो नेतृत्व में अपन ने देखे थे क्या? ऊपर से ही देखते हैं। नेतृत्व की शैलियाँ। तो इसमें अपन ने बताई थी, कौन था पहला? तो जो कर्ट लेविन था, कर्ट लेविन, उसने बोला था कि तीन प्रकार के नेतृत्व शैलियाँ होती है। एक निरंकुश नेतृत्व शैली, ठीक है, एक होती है प्रजातंत्रीय या फिर सहभागी नेतृत्व शैली, और एक होती है निर्वाध या स्वतंत्र। फिर एक नेतृत्व के सिद्धांत आए थे जिसमें परंपरागत और आधुनिक थे। परंपरागत में थे महान व्यक्ति विचारधारा और गुण मूलक सिद्धांत। फिर आधुनिक सिद्धांत जो थे एक पारिस्थितिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और जीवन व्रत सिद्धांत। तो व्यवहार में इसमें भी अपन को ये देखना है, स्थितिगत विचारधारा तो फिडलर के द्वारा दी गई है और ये कहता है विभिन्न स्थितिगत बदलते कारकों से प्रभावित होता है। फिर इसमें तीन तत्वों पर निर्भर करती है, नेता और अनुयायी का संबंध, कार्य की संरचना और नेता की पद में स्थिति क्या है, नेता की संगठन में पद स्थिति क्या है। फिर व्यवहारवादी सिद्धांत ही व्यवहार पे बल देता है। इसने दो स्टडी करी थी, एक तो ओहायो स्टेट स्टडीज। तो ओहायो स्टेट स्टडीज थी, इसमें इन्होंने दो बताए थे, एक तो संरचना बनाना और विचारशीलता इनके, या फिर संबंध बनाना। तो दो चीजों से अपन नेतृत्व करते हैं, तो संरचना बनाने पे ध्यान देते हैं और एक में संबंध बनाने पे। फिर मिशिगन लीडरशिप स्टडीज थी, तो इसने बोला था कार्य केंद्रित नेतृत्व होता है और एक कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व होता है। फिर जीवन व्रत सिद्धांत, तो ये कहता है, या फिर इसको स्थिति सापेक्ष नेतृत्व सिद्धांत भी कहते हैं, ये पॉल हर्सी ने दिया था। ये कहता है कोई एकल नेतृत्व शैली हमेशा प्रभावी नहीं होती, ये सदस्यों की परिपक्वता क्षमता के अनुसार बदलनी चाहिए। फिर इसने इसने बताई थी, एक तो कथन शैली होती है, ठीक है, एक बिक्री शैली होती है, एक भागीदारी शैली होती है और एक प्रत्यायोजित शैली होती है। कथन शैली, बिक्री शैली, भागीदारी शैली और प्रत्यायोजित शैली। फिर अपन आगे चलेंगे, तो नेतृत्व के कार्य और इनको तो हटाते हैं। हाँ, अब नेतृत्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो जॉर्ज टेरी ने दी थी। जॉर्ज टेरी इसको एक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और जो हेरोल्ड कुंटस थे, तो हेरोल्ड कुंटस थे, वो इसको क्या कहते हैं? ये कला है। और गुलवे गुलवे कहते हैं कि ये व्यवहारों का एक समूह है, ठीक है। तो गुलवे तो इसको समूह बताते हैं, ठीक है, व्यवहारों का। और हेरोल्ड कुंटज इसको कला बताते हैं।
और जॉर्ज टेरी इसको प्रक्रिया बताते हैं। फिर गे और स्ट्रैक, तो गे और स्ट्रैक इसको एक प्रक्रिया और संपत्ति दोनों बताते हैं, प्रक्रिया तथा संपत्ति दोनों बताते हैं। फिर नेतृत्व क्या है, वैसे तो जो संगठन योग्यता है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों को प्रेरित, प्रभावित, संगठित और मार्गदर्शित करती है। चेस्टर बर्नार्ड था, उसके अनुसार 3 चीज़ों पर निर्भर करता है ये। एक तो नेता पे, अधीनस्थ और अनुयायी पे और परिस्थिति पे। किस पे? नेता पे, अधीनस्थ, अनुयायी पे, परिस्थिति पे। फिर हेनरी फ्योल ने इसके 3 गुण बताए थे, शारीरिक गुण, शारीरिक क्षमता, फिर मानसिक संतुलन, नैतिक गुण और ज्ञान। फिर ये हो गई, अब इनको बाद में पढ़ेंगे। सीधा चलते हैं आगे। फिर लाभों का विभाजन और इसको देखते हैं। तो लाभ के बंटवारे होते हैं, उसके प्रकार हैं। तो शेयर धारकों को लाभ देते हैं कैसे? लाभांश में, बोनस शेयर में और बायबैक के थ्रू। फिर कर्मचारियों के लाभ देते हैं बोनस और प्रोत्साहन के थ्रू और ईएसओपी के थ्रू। फिर एक है पुनर्निवेश और विस्तार। तो पुनर्निवेश और विस्तार में रिटेन्ड अर्निंग आती है, ऋण चुकौती आती है। फिर कर और अन्य कानून दायित्वों की पूर्ति, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स आता है, सीएसआर आता है। फिर लाभों का विभाजन एकल हो सकता है, संयुक्त रूप से हो सकता है, पंजीकृत रूप से हो सकता है। फिर अपन आगे चलें, लाभों का बंटवारा। तो वह प्रक्रिया है जिसके तहत कंपनी अपनी अर्जित लाभ को विभिन्न हितधारकों के बीच वितरित करती है। ठीक है, वह जो भावी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए रोकी जाए वह भी इसमें शामिल है। और यह बंटवारा लाभांश, पुनर्निवेश, बोनस शेयर और अन्य रूपों में हो सकता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कुछ, ये क्या है? तो ये कुछ वे सिद्धांत हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सिद्धांत, तो ये कहता है कि सकारात्मक नेट प्रेजेंट वाले प्रोजेक्ट ही अपनाने चाहिए। फिर से दूसरा है जोखिम और प्रतिफल सिद्धांत। तो ये कहता है अधिक लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है, फिर अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सिद्धांत। और एक है जोखिम और प्रतिफल सिद्धांत। फिर पूंजी संरचना अनुकूलन सिद्धांत। तो ये कहता है ऋण और इक्विटी के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए ताकि पूंजी लागत न्यूनतम हो। फिर समय मूल्य सिद्धांत। तो ये कहता है आज मिलने वाला 1 रुपया भविष्य में मिलने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान है। फिर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। तो ये कहता है धन का अधिकतमकरण अल्पकालिक लाभ पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक मूल्य पर केंद्रित होता है। और पूंजी बजटिंग सिद्धांत ये कहता है हमें उन प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करे और पूंजी लागत से अधिक रिटर्न दे। ठीक है, तो पूंजी बजटिंग, तो अपन ने सिद्धांत देखे 6, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जोखिम और प्रतिफल सिद्धांत, पूंजी संरचना अनुकूलन सिद्धांत, समय मूल्य सिद्धांत, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत और एक है पूंजी बजटिंग। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जोखिम, प्रतिफल, पूंजी संरचना अनुकूलन सिद्धांत, समय मूल्य सिद्धांत, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत और पूंजी बजटिंग। फिर अपन देख रहे थे लाभ का अधिकतमकरण और धन का अधिकतमकरण। तो लाभ का अधिकतमकरण परंपरागत है, अल्पकालीन लाभ बढ़ाने पर बल देता है और कम संसाधनों से अधिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य इसका लाभ कमाना है। इसमें सक्सेस सर्विस ग्रोथ के लिए जरूरी है, कंपनी की सफलता लाभ पर निर्भर करती है। तो ये सब है इसमें। और धन का अधिकतमकरण आधुनिक अवधारणा है और ये इसका काम क्या है? बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ दीर्घकाल में अंशधारियों के धन को या संपदा को बढ़ाने का प्रयास। फिर ये कंपनी का मूल्य बाजार, तो कंपनी है ना उसका बाजार मूल्य बढ़ाने का प्रयास करता है इसमें, ना कि धन या लाभ कमाना। तो कंपनी का बाजार मूल्य बढ़ाने का प्रयास है। फिर इसका व्यवसाय का मूलभूत और सर्वोत्तम उद्देश्य होता है ये। इसमें कंपनी की जो गुडविल है, सेल हो गई, सर्विस या प्रोडक्ट क्वालिटी, उस पर निर्भर करता है। फिर कंपनी के विश्वास, लाभ, गुणवत्ता पे निर्भर करते हैं। तो कंपनी के विश्वास, लाभ, गुणवत्ता पे निर्भर करता है। फिर बस यही है। फिर धन के अधिकतमकरण की अवधारणा क्या है? तो ये वित्तीय प्रबंधन का एक उद्देश्य है जिसमें शेयर धारकों की संपत्ति को अधिकतम करने पर बल दिया जाता है। इसका लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि कंपनी के निर्णय दीर्घकालिक रूप में शेयर धारकों के मूल्य को बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर पूंजी लागत के मॉडल सिद्धांत। तो एक तो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, तो ये इक्विटी पूंजी लागत के लिए होता है और ये कहता है कि जो स्टॉक का मूल्य है वो उसके भविष्य में मिलने वाले लाभांश के वर्तमान मूल्य के बराबर होता है। तो किसी स्टॉक का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले लाभांश के वर्तमान मूल्य के बराबर है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में। फिर एक होता है कैपिटल एसिड प्राइसिंग। तो इसको कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल भी इक्विटी पूंजी लागत के लिए होता है, यानी कि समतांश को ही देखता है ये भी।
लेकिन ये बाजार जोखिम को भी ध्यान में रखता है। ठीक है। फिर जो भारित यानी कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, भारित औसत पूंजी लागत मॉडल है, ये पूरी कंपनी की पूंजी लागत है जिसमें इक्विटी, ऋण, डेब्ट, वरीयता पूंजी सभी को शामिल कर लेता है। फिर एक आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो ये जो अपना था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड उसी का विस्तार है, पर इसमें स्टॉक की अपेक्षित रिटर्न को कई आर्थिक और बाजार कारकों से प्रभावित करते हैं। तो जो स्टॉक रखा था यहाँ पे पहले वाले में, तो वो कह रहा है जो उसकी जो वैल्यू है, अपेक्षित रिटर्न है, वो कई चीज़ों से डिपेंड करती है, आर्थिक हो सकती है और बाजार के कारक हो सकते हैं, उनसे प्रभावित होती है। फिर मिश्रित पूंजी लागत, तो एक कंपनी की कुल पूंजी लागत है जिसमें इक्विटी, ऋण, वरीयता पूंजी का औसत लिया जाता है। फिर पूंजी लागत के प्रकार अपन ने देखे, तो पूर्वाधिकार अंशों की लागत, समता अंश की लागत और ऋण पूंजी की लागत। तो बस यही है, पर इसमें अपन को बस इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पूर्वाधिकार अंश की लागत क्या होती है? डिविडेंड अपॉन में नेट प्रॉफिट इंटू 100। फिर क्षमतांशों की लागत होती है समता लाभांश अपॉन में बाजार मूल्य इंटू 100 प्लस में वृद्धि दर। ठीक है। और जो अपना है ऋण पूंजी, वो है ब्याज इंटू 1 - में टैक्स अपॉन में शुद्ध प्राप्ति। ठीक है। तो ब्याज इंटू 1 - में टैक्स इंटू अपॉन में शुद्ध प्राप्ति इंटू 100। तो बस यही है। तो शुद्ध प्राप्ति है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिडक्शन और वो है ये। फिर अपन आगे चलते हैं, पूंजी की लागत क्या है? तो व्यावसायिक संगठन द्वारा निवेशकों से प्राप्त पूंजी पर प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि पूंजी लागत कहलाती है। ठीक है। प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि पूंजी लागत कहलाती है। ठीक है, बस यही है। फिर समय के आधार पर पूंजी की लागत प्रारंभिक लागत हो सकती है, सतत लागत हो सकती है और अंतिम लागत। ठीक है। तो अंतिम लागत क्या है? वह एक बार आने वाली है और पुनर्भुगतान के समय आती है ये। फिर सतत लागत है, ये हर साल आती है। ठीक है, प्रतिवर्ष आने वाली लागत है। और ये पूंजी प्राप्त करने से प्रारंभ होकर हर वर्ष आती है, जैसे ब्याज, लाभांश ये हो गए। प्रारंभिक लागत है, ये भी एक बार आती है। इससे प्रभावी मूलधन कम हो जाता है, जैसे प्रोसेसिंग फीस, प्रिंटिंग के खर्चे, ये सब। तो प्रारंभिक लागत, सतत लागत और अंतिम लागत। फिर पूंजी लागत तो देख ही ली अपन ने, आगे चलें। तो ये आगे क्या है? ये कुछ सिद्धांत आ गए हैं वापस से। अब ये सिद्धांत हैं पूंजी संरचना के सिद्धांत। तो नेट इनकम सिद्धांत, तो ये डेविड डूरन ने दिए थे और ये कहता है पूंजी संरचना का कंपनी के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पर देख लेना है बस यही। इसके सिद्धांत के निष्कर्ष देखते हैं। अधिक ऋण लेने पे कम पूंजी लागत होती है और अधिक फर्म का मूल्य हो जाता है। ठीक है। ऋण सस्ता होता है, इसलिए अधिक ऋण से पूंजी संरचना बेहतर होती है। फिर एक था नेट ऑपरेटिंग इनकम सिद्धांत। तो एक तो नेट इनकम, ये सिर्फ इनकम की बात कर रहा है। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम तो कहता है पूंजी संरचना का कंपनी के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तो कंपनी के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। और ये कहता है कि इसके निष्कर्ष है कि पूंजी संरचना महत्वपूर्ण नहीं है, कुल पूंजी लागत स्थिर रहती है चाहे ऋण अनुपात कोई भी हो। तो इसका दिक्कत है कि ये कहता है पूंजी संरचना में बदलावों को पूरी तरह समायोजित कर लेता है, पर जो एक व्यवहारिक रूप से कठिन है। ठीक है। कि पूंजी संरचना में सारे बदलाव पूरी तरह से समायोजित नहीं हो सकते हैं। और इसकी सीमा थी यहाँ पे दिवालियेपन का खतरा हो जाता है। फिर मध्यवर्ती दृष्टिकोण, ये कहता है कंपनी को ऋण और इक्विटी का संतुलित मिश्रण अपनाना चाहिए। और ये कहता है एक इष्टतम पूंजी संरचना होती है जहाँ फर्म का मूल्य अधिकतम और पूंजी लागत न्यूनतम होती है। अधिक ऋण अच्छा है लेकिन एक सीमा तक, पर इसकी सीमाएं ये इष्टतम पूंजी संरचना को परिभाषित नहीं करता। फिर एक है, तो ये किसने दिया था? इज़रा सोलोमन ने। फिर एक है मॉडिग्लियानी मिलर सिद्धांत। तो ये क्या कहता है? ये कहता है यदि टैक्स ना हो तो पूंजी संरचना का कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि टैक्स हो तो कंपनियां अधिक ऋण लेकर टैक्स बचा सकती हैं और अपना मूल्य बढ़ा सकती हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनियों को अत्यधिक ऋण से बचना चाहिए क्योंकि दिवालियेपन का खतरा हो सकता है। फिर एक है ट्रेड ऑफ सिद्धांत। तो ये कहता है कंपनी को अपने पूंजी ढांचे में ऋण और इक्विटी का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये डेट के फायदे बताता है, जैसे ब्याज कर कटौती हो जाती है, टैक्स शील्ड होता है। फिर ऋण इक्विटी से सस्ता होता है, पर इसका नुकसान है कि दिवालियेपन का खतरा रहता है। फिर एक पैकिंग ऑर्डर सिद्धांत है। तो ये कहता है कंपनी इस मतलब इसका निष्कर्ष देखते हैं। कंपनी पहले आंतरिक फंड जुटाती है, फिर ऋण लेती है, फिर अंत में इक्विटी का उपयोग करती है। और कंपनियां इक्विटी जारी करने से बचती हैं क्योंकि इससे नकारात्मक संकेत जाता है। ठीक है।
तो पहले आंतरिक फंड, फिर ऋण और फिर इक्विटी। और इसका ये निष्कर्ष था कि कंपनी को ऋण और इक्विटी के बीच संतुलन बनना चाहिए ताकि वह कर बचत यानी कि टैक्स शील्ड का लाभ उठा सके। बस यही है। फिर इसमें नीचे थोड़ी है कुछ नहीं, नीचे नहीं है। फिर ऊपर चलते हैं। तो अपन ने देखे थे कुछ डेफिनेशन, ब्याज आवरण अनुपात। तो ये क्या है? कंपनी का ब्याज तथा कर काटने से पूर्व लाभ की मात्रा। तो जो कंपनी का ब्याज और कर काटने से पूर्व जो लाभ है उसकी मात्रा ब्याज से कितना कितना अधिक है उसको ब्याज आवरण अनुपात कहते हैं। तो अभी कंपनी है, उसका ब्याज काट दिया, उससे पहले कर काट दिया, उससे पहले जो अपन को लाभ है उसकी मात्रा जो ब्याज है उससे कितना गुना अधिक है, वो है ब्याज आवरण अनुपात। फिर ऋण सेवा आवरण अनुपात। तो ये क्या है? एक अनुपात एक वर्ष में ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को नापता है। तो एक वर्ष में अपने जो ऋण लिया है उसको चुकाने के लिए अपने पास उपलब्ध धन है नहीं है, उसको मापता है। तो अगर ये अच्छा है तो रोकड़ की अपनी जो प्रतिबद्धता है वो बेहतर उपलब्ध है, ये बताता है। तो रोकड़ प्रतिबद्धता की बेहतर उपलब्धता है, निरंतरता है, और अपनी स्वयं की पूंजी संरचना द्वारा कंपनी के ऋण तत्व को बढ़ाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। फिर तटस्थ बिंदु क्या है? तो वह पूंजी संरचना है जहाँ पे विभिन्न स्रोतों से पूंजी लागत का आकलन करना होता है तथा इस बिंदु के बाद किसी भी पूंजी संरचना में प्रत्यंश आय समान रहते हैं। निवेश पर आय क्या है? कंपनी को निवेश पर आय ऊंची दर होती है। तो यदि कंपनी की निवेश पर आय ऊंची दर है तो प्रति अंश आय को बढ़ाने के लिए कंपनी समता पर व्यापार के उपयोग कर सकती है। तो कहता है कि अगर ऊंची है निवेश पर आय, तो जो अपनी प्रति अंश आय बढ़ाने के लिए कंपनी को समता पर व्यापार का उपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होता है। फिर पूंजी संरचना के चुनाव को निर्धारित करने वाले कारक आंतरिक होते हैं और बाह्य होते हैं। आंतरिक में से व्यवसाय का आकार, प्रकृति, संपत्तियों की संरचना, आय की अनियमितता, समता पर व्यापार, व्यवसाय पर नियंत्रण करने की इच्छा और भावी योजनाएं। और बाह्य तत्व में आते हैं पूंजी बाजार का वातावरण, निवेशकों की प्रकृति, सरकारी नीतियां, कराधान नीतियां, पूंजी लागत, आर्थिक उतार चढ़ाव, मौसमी आधार पर परिवर्तन, ये सब। फिर समता पर व्यापार क्या है? एक ऐसी वित्तीय रणनीति है जिसमें कंपनी अपनी इक्विटी पूंजी के आधार पर ऋण जुटाती है और इस ऋण का उपयोग व्यवसाय को विस्तार देने या लाभ बढ़ाने के लिए करती है। तो रणनीति है जिसमें कंपनी है ना अपनी इक्विटी पूंजी है उसके आधार पर ऋण जुटाती है और ऋण का उपयोग व्यवसाय को विस्तार करने के लिए देती है। तो अर्जित लाभ ऋण की लागत से अधिक है तो शेयर धारकों को अधिक लाभ मिलता है। फिर यही है। फिर वित्तीय उत्तोलक क्या है यानी फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी ऋण का उपयोग करके अपनी इक्विटी पूंजी से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करती है। तो सेम ही बात है एक तरीके से। तो जिसमें ऋण, कोई कंपनी ऋण का उपयोग करके अपनी इक्विटी पूंजी से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करती है। और यहाँ पे क्या कह रहा था? अपनी इक्विटी पूंजी के आधार पर ऋण जुटाती है, ठीक है, और इस ऋण का उपयोग व्यवसाय को विस्तार देने या लाभ बढ़ाने के लिए करती है। तो बात वही है, बस उसको अलग अलग तरीके से बताया। वहां पे तो वो कह रहा है इक्विटी पूंजी के आधार पर अपन ऋण लें और फिर विस्तार करें, और ये कह रहा है कि अपन ने जो ऋण लिया है वो अपन ले लें किस पे? इक्विटी पूंजी से अधिक, है ना, उससे लाभ कमा लें। तो वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी ऋण का उपयोग अपनी इक्विटी पूंजी से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करती है। तो बस यही है। फिर पूंजी संरचना के प्रकार देते हो: संपूर्ण इक्विटी संरचना, संपूर्ण ऋण संरचना, मिश्रित पूंजी संरचना, ठीक है। फिर अनुकूलतम या सर्वोत्तम पूंजी संरचना और उद्योग के अनुसार संरचना, ठीक है। तो बस यही है। फिर आगे चलें तो महत्व क्या है? पूंजीकरण और वित्तीय ये संरचना क्या है? पूंजीकरण तो क्या है? कुल दीर्घकालिक पूंजी के मूल्य निर्धारण से है। तो कुल दीर्घकालिक पूंजी के मूल्य क्या है? ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के मूल्य निर्धारण से है। वित्तीय संरचना में संपूर्ण वित्त पोषण स्रोत से है। तो संपूर्ण वित्त पोषण स्रोत से है जिसमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार की देनदारियां शामिल है। तो संपूर्ण वित्त पोषण स्रोत से हैं। फिर केवल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल है इसमें, केवल इक्विटी पूंजी और दीर्घकालिक ऋण। और यहाँ पे क्या है? इक्विटी पूंजी, दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, सारी देनदारियां शामिल है। तो बस यही है। फिर पूंजी संरचना क्या है? पूंजी संरचना किसी कंपनी के कुल पूंजीकरण में विभिन्न वित्तीय स्रोत का विभिन्न वित्तीय स्रोत जिसमें इक्विटी हो गई और डेब्ट का अनुपात होता है। तो क्या है? किसी कंपनी का पूंजीकरण में विभिन्न वित्तीय स्रोत का अनुपात होता है कि किसमें कितना अनुपात है। तो किसी कंपनी के कुल पूंजीकरण में विभिन्न वित्तीय स्रोत का अनुपात हुआ है। फिर यह बताता है कि समय की पूंजी
यानी कि इक्विटी कैपिटल और ऋण का किस अनुपात में उपयोग हुआ है, बस यही है। फिर समय की पूंजी क्या होती है और ऋण पूंजी क्या है और आरक्षित और सरप्लस क्या है, तो बस यही है, इनको देख लेना है। फिर बैंक साख और ये हैं, तो ये तो फिर बैंकिंग वाला आ गया, व्यापार साख और ये विपत्र वाणिज्यिक पत्र, इसको हटाते हैं। फिर उधार की पूंजी और इनको हटाते हैं, प्रतिधारिताएं। तो दीर्घकालिक ऋण के स्रोत और ये सब है, स्वामित्व कोष। हाँ, इसमें वित्तीय स्रोत तो इम्पोर्टेंट और ये सब तो देख लेना है। बस ये देखते हैं इसके डेफिनेशन, वित्तीय प्रबंधन क्या है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से धन का अधिग्रहण, नियोजन, नियंत्रण और उपयोग किया जाता है। तो प्रक्रिया है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से धन का अधिग्रहण, नियोजन, नियंत्रण, अधिग्रहण, नियोजन, नियंत्रण और उपयोग किया जाता है। यह लाभ, तरलता, निवेश, जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। तो लाभ को, तरलता को, निवेश को, जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करता है कि प्रॉफिट कितना होगा, लिक्विडिटी कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना है। ठीक है, बस यही है। फिर ये नेट, अब तो वो आ गया पूरा, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स, ये सब आ गए हैं।